हमारी अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बेटे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उतना ही जरूरी है केमिस्ट्री के लिए जितनी जीने के लिए सांसें है। अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है ना, तो इसका मतलब उसको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले तो होता क्या है ये चीज देखते हैं, उसके बाद में एक ट्रिक निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, जिसके कारण हमेशा हमेशा के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के झंझट है वो खत्म हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? परमाणु उतार लो, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जो परमाणु कक्षकों में या उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना, वही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने के लिए एक इजी सा तरीका बताता हूं। आपको केवल एक पोइम याद रखनी है। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा मतलब 4-5 साल का, जो LKG वगैरह में स्कूल जाने वाला था। तो उसकी हैबिट थी किसी भी चीज को रिपीट करना, 2 बार बोलना। जैसे मान लो किसी का नाम है सुरेश, तो वो बच्चा सुरेश ना बोल के वो 2 बार बोलेगा, सुरेश और सुरेश। अब बच्चा जब छोटा था, स्कूल जाने लगा था, उससे पूछा गया कि बेटे आप कहाँ जा रहे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं स्कूल स्कूल जा रहा हूँ। कितनी बार बोलेगा? 2 बार। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं स्कूल स्कूल जा रहा हूँ। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में बच्चे को पता चला कि मेरे स्कूल का नाम पब्लिक स्कूल है। तो उससे पूछा गया बेटे कहाँ जा रहे हो? तो बोला पब्लिक स्कूल जा रहा हूँ। तो पब्लिक स्कूल। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, जैसे मान लो 10th क्लास में आ गया। तो उससे पूछा गया कि बेटे कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं, जैसे मान लो स्कूल का नाम था दिल्ली पब्लिक स्कूल या दीनदयाल पब्लिक स्कूल, जो भी आपको डी पे नाम होना चाहिए, ठीक है। तो उससे पूछा गया कि कौन सी स्कूल जा रहे हो? तो बोला दिल्ली पब्लिक स्कूल जा रहा हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल। लेकिन वो रिपीट करेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब देखो, हमारे मारवाड़ी में क्या होता है, कोई चीज जो ज्यादा खतरनाक होती है ना, ज्यादा अच्छी होती है, उसको फाड़ू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाड़ू। जैसे हम कई बार मूवी देख के आते हैं ना, और कोई पूछता है मूवी कैसी थी, तो हम बोलते हैं फाड़ू मूवी थी यार। तो बच्चा जैसे ही और बड़ा हो गया, 12th क्लास में आ गया, उसको पता चला हमारी स्कूल तो बहुत बढ़िया है। तो उससे पूछा गया कहाँ जा रहे हो? तो बोला फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? फाड़ू, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब करना कुछ नहीं है, पोइम याद रखनी है। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। देखो, सबसे पहले कौन सा एस लिखा था? ये, तो इसको दे दो 1S। ये कौन सा एस? 2S। ये कौन सा एस? 3S। ये चौथे नंबर पे आया था तो 4S। ये 5S, अगला है 6S, और उससे अगला 7S। देखो, P को 2 से स्टार्ट करना है। अब वो क्यों करना है, किस क्रम में करना है? देखो, परमाणु कक्षक होते हैं, उपकोष होते हैं, वो 3 होते हैं, 4 उपकोष होते हैं, S, P, D और F। और इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बता देता हूँ। S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, P में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, D में कितने आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, और F में कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं। सबसे पहले S लिखा हुआ है नंबर 1 पे, तो इसको 1 से स्टार्ट किया। नंबर 2 पे P है, तो P जहां से भी शुरू हो उसको क्या लिखेंगे? पहले P को 2 नंबर, तो अगला P ये 3 नंबर P, अगला P ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये कौन सा P हो गया? 6 नंबर। D कहां से शुरू होता है? 3 नंबर से,
तो ये जो सबसे पहले डी आया उसको क्या बोलेंगे 3D, अगले को 4D और अगले को 5D। एफ कितने नंबर से शुरू हो रहा है 4 नंबर से, तो इसको बोलेंगे 4F और आगे वाला आएगा तो उसको क्या बोलेंगे 5F। अब कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो किसी भी परमाणु का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, जैसे किसी ने बोला सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 11 नंबर पे आता है। तो पोई में याद रखो स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब देख लेते हैं 11 इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ जाते हैं, ज़्यादा आते हैं तो मिटा लेंगे और कम रहते हैं तो एक अक्षर और लिख लेंगे। देखो एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, पहले तो बताओ ये कौन सा एस है 1s, ये 2s, ये 3s और ये कौन सा हो गया 2p। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो इसको लिख देंगे 2। उसके बाद अगला भी एस है तो एस में कितने आ सकते हैं 2, तो 2। पी में कितने आ सकते हैं 6, 6 और 4 10, इलेक्ट्रॉन टोटल है कितने हमारे पास 11। एस में 2 आ सकते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास है ही नहीं, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, कभी गलत नहीं हो सकता। अब इससे इजी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इससे इजी कोई ट्रिक नहीं हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। जैसे कोई एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो आपको कहा कि बेरियम 56 नंबर पे आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। या अगर ये बड़ा हो रहा है तो जैसे मान लो पहले देख लेते हैं कि 20 नंबर पे आ रहा है कैल्शियम। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, देख लेते कम पढ़ते हैं तो और देख लेंगे। ये 1s, ये 2s, ये 3s और ये 4s, ये 2p और ये कौन सा हो गया 3p। इसमें कितने आ सकते हैं 2, इसमें 3 2, इसमें 6, इसमें 2, p में 6 और s में देख लेते गिन लो 10 10 और 8 18 और 2 20। ये हो गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं केवल अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोड़कर, अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को छोड़कर। अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें तो देखो वो अपवाद है तो वो वैसे भी हमें याद ही रखने पड़ते हैं। हाँ अपवादित क्यों हुआ ये कारण जरूर बताएंगे, अपवादित क्यों हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका मैं कारण बता दूंगा कि अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण क्या है। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जा सकता है। यहीं पे एक और चीज देख लेते हैं, किसी भी परमाणु का अगर हमें बाहरी कोष पहचानना हो तो उसके हायर क्वांटम नंबर देख लो। देखो इन परमाणु कक्षकों के आगे लगे हुए जो अंक होते हैं ना, ये इनकी n की वैल्यू होती है मुख्य क्वांटम संख्या की। किसकी वैल्यू होती है मुख्य क्वांटम संख्या की। तो n का मान सबसे ज्यादा जिसके लिए है ना वो बाहरी कोष है, तो सबसे ज्यादा किसके लिए इसके लिए तो बाहरी कोष है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम के बाहरी कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका सबसे बाहरी कोष कौन हुआ 4s। तो कैल्शियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते। उतार लो रफ में उतार लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम। देखो यही परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम होता है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम यही होता है जो ऊपर लिखा हुआ है स्कूल स्कूल वाला है। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बनने का क्रम होता है और यही परमाणु कक्षकों की ऊर्जा का क्रम होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के कौन से क्रम में बढ़े जाते हैं बढ़ते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी कम ऊर्जा वाले कक्षकों में रहना चाहता है। तो जिसकी ऊर्जा सबसे कम है, सबसे कम ऊर्जा किसकी है 1s की, उसके बाद 2s की, 2p की, 3s की, 3p की।
ठीक है, तो यही क्या होता है, परमाणु कक्षकों के ऊर्जा का क्रम होता है। देखो नेक्स्ट देखते हैं अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण। अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण। देखो अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण होता है अर्धपूरित, पूर्णपूरित और अपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। अर्धपूरित, पूर्णपूरित और अपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। तो उससे पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, परमाणु कक्षकों का स्थायित्व। देखो अर्धपूरित कक्षक, वो पूर्णपूरित कक्षक होते हैं, परमाणु के पूर्णपूरित कक्षक होते हैं, वो सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, उसके बाद में अर्धपूरित कक्षक और उसके बाद में अपूर्ण कक्षक। अब सवाल ये उठता है पूर्णपूरित कक्षक क्या है, अर्धपूरित कक्षक क्या है और अपूर्ण कक्षक क्या है। तो देखो सभी परमाणु के जो उपकोष होते हैं SPDF, उनके लिए पूर्णपूरित, अर्धपूरित और अपूर्ण विन्यास निकाल लेते हैं। ठीक है देखो यहां लिखेंगे उपकोष, या कक्षक, यहां लिखेंगे उसका पूर्णपूरित, बड़ा आसान टॉपिक है, और यहां लिखेंगे अर्धपूरित, और यहां लिख लेंगे उसका अपूर्ण कक्षक। देखो सबसे पहले S कक्षक की बात करते हैं, तो S में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो S में अगर 2 ये, तो वो कौन सा होगा, पूर्णपूरित। 2 के आधे कितने होते हैं, 1। तो S में अगर 1 हुआ तो अर्धपूरित। और S कक्षक का कोई अपूर्ण कक्षक बनता ही नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई अंक नहीं आता है। नेक्स्ट P में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, 6। P में कुल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर P6 हुआ तो वो पूर्णपूरित। अब 6 के आधे करो, P3 हुआ वो कौन सा हो गया, अर्धपूरित। अब देखो P1, P2 और P4 और P5 वो कौन से हो गए इसके, अपूर्ण। P1, P2, P4 और P5। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P1 to 2 व P4 to 5, P1 से 2 और P4 से 5। डी कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। देखो इनके इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, इसमें कुल कितने होते हैं, 2। इसमें कुल कितने होते हैं, 6। और इसमें कुल कितने होते हैं, 10। तो डी पूर्ण का मतलब हो गया डी में 10 इलेक्ट्रॉन, अर्धपूरित का मतलब हो गया डी में 5 इलेक्ट्रॉन, और डी के अपूर्ण D1 से लेके 4 तक व D6 से लेके 9 तक। देखो D5 तो किस में आ जाएगा, अर्धपूरित में, और D10 किस में आ जाएगा, पूर्णपूरित में। तो D1, D2, D3 और D4 किस में आ जाएंगे, अपूर्ण में। D6, D7, D8 और D9 भी किस में आ जाएंगे, अपूर्ण में। इसी प्रकार F के हो जाते हैं, तो F में कुल इलेक्ट्रॉन 14। तो F14 अगर हो तो पूर्णपूरित, F अगर 7 अगर हो, आधा हो गया ना, तो अर्धपूरित। और अब आप खुद से निकाल लो, F1 to लेके 6 तक और F8 से लेके 13 तक अपूर्ण कक्षक होते हैं। तो देखो पूर्णपूरित सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, उसके बाद में अर्धपूरित कक्षक होते हैं, और उसके बाद में अपूर्ण कक्षक। और इलेक्ट्रॉन हमेशा स्थायी कक्षक में रहना चाहता है। ठीक है, देखो इसको एक एग्जांपल से सीख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम कहें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब देखो ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, स्कूल वाले मैटर से लिखेंगे ना, तो
क्रोमियम कितने नंबर पे आता है? 24 पे, तो Cr 24। ठीक है। स्कूल, स्कूल पब्लिक, थोड़े पास लिख लेते, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। चेक कर लेते एक बार, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कौन सा हो गया? 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये काम में नहीं आएंगे, ये 3 हो गया, और 3 4 हो गया। ये अभी अभी बताया पीछे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 2, और पी में 6, एस में 2। इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हो गए? 4 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20। है कितने हमारे पास में? 24। तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे करके आ जाते हैं। अब इस पर थोड़ा ध्यान लगाओ, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं ये पढ़ाया हुआ आपको। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि जो 3D कक्षक और 4s कक्षक होते हैं, 3D और 4s कक्षक, इनकी ऊर्जा लगभग बराबर होती है। और अगर ऊर्जा लगभग बराबर है तो इलेक्ट्रॉन तो कम ऊर्जा वाले में रहना चाहता है ना, और ऊर्जा अगर लगभग बराबर है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों में। ये पॉइंट याद रखना, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ, हमें 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में डाल सकते हैं और 3D से इलेक्ट्रॉन कहाँ ला सकते हैं? 4s में। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब इसका रियल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो के, देखो ये पूर्ण पूरित कक्षक है, और ये कौन सा कक्षक है? अपूर्ण कक्षक। अब कक्षकों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? पूर्ण पूरित सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, अर्धपूरित, और उसके बाद में कौन से होते हैं? अपूर्ण कक्षक होते हैं। देखो ये डी इससे आराम से बात करेगा कि भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, तो ये भी पूछेगा इससे कि भाई साहब क्यों दे दूं। ये बोलेगा देखो हम एक ही घर के आदमी है, एक ही परमाणु के तो है ना, तो एक ही घर के आदमी है और मैं अनस्टेबल हूं। अरे घर कोई टावर बिगड़ जावा ना तो बिन सुधारनो आपनो सबको काम है परिवार को। तो ओ इन बोले भाई साहब मैं थका परिवार को ही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ। तो इसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? बोला एक इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो ताकि मैं D4 से किस में आ जाऊँगा? D5 में। अब देखो D4 अपूर्ण है और D5 कौन सा है? अर्धपूरित है, तो मैं इधर से इधर मूव कर जाऊँगा, स्थायित्व की ओर मूव कर गया। ठीक है, तो S बोलेगा भाई साहब मेरा नुकसान हो रहा है, मैं अर्धपूरित में आ रहा हूँ, S2 से किस में जा रहा हूँ? एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में S1 में जा रहा हूँ। तो इसने कहा कि भाई साहब देखो एक चीज ओवरऑल देखो कि हमारे पास में ऐसा करने के बाद, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद हमारे पास में कोई भी अपूर्ण कक्षक नहीं बचेगा। अपूर्ण कक्षक नहीं बचने का मतलब है कि चलो जो अस्थायी कक्षक था वो हट गया है, तो हम दोनों ही क्या हो जाएंगे? अर्धपूरित में आ जाएंगे। मतलब मैं भी स्टेबल रहूंगा और आप भी थोड़े बहुत क्या रहोगे? स्टेबल रहोगे। तो इस एस ने इसकी बात मान ली और इसने इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो हुआ क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना था ये ना होके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d कितना हो गए? 5 हो गए। यह अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ऐसा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो इसको हम कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं? अपवादित। अब देखो यह आपके 12th क्लास जो है ना उसमें एक लेसन है एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक।
उसमें बहुत बार ये पूछा जाता है आपसे कि कॉपर और क्रोमियम का अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा इसका कारण बताइए। तो देखो अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ऐसे लिख लेंगे। अब इसका कारण क्या है, इसके दो कारण है। कारण नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर फर्स्ट तो हमारे पास में क्या है कि अर्धपूरित कक्षक पूर्णपूरित, अर्धपूरित व अपूर्ण कक्षक कक्षकों का स्थायित्व होता है। तो हम ये लिख देंगे कि अपूर्ण कक्षकों की तुलना में, अपूर्ण कक्षक की तुलना में पूर्णपूरित व अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। यही तो कारण था ना इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने का। और नंबर 2, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो नहीं सकते, तो हम लिख देंगे कि इनमें क्या होता है 4s व 3d कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होती है, इक्वल होती है। तो कॉपर व क्रोमियम के अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कारण क्या है कि उनके 3d और 4s कक्षकों की ऊर्जा लगभग इक्वल होती है और अपूर्ण कक्षकों की तुलना में पूर्णपूरित व अर्धपूरित कक्षक थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इतना सीख लिया है ना तो अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये काफी है। जितना टॉपिक हमने किया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इतना ही है। बाकी तो देखो अपनी अपनी डफली है और बजाते जाओ। देखो सभी टीचर एक तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, सभी टीचर एक तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, सबका अलग अलग तरीका होगा। क्या पता किसी बच्चे के कौन सा तरीका माइंड में आ रहा है, किसी के कौन सा आ रहा है। मेरे ख्याल से ये इजी तरीका है और ये मेरे को इजी लगता है। और आज तक 11 साल हो गए, 11 साल में मैंने यही देखा है कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से आसानी से याद हो जाता है। उतार लो।